नमस्कार, न्यूज प्लस के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए आयकर कानून को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस और नेहरू शासनकाल में बनाए गए इनकम टैक्स कानूनों को अलविदा कर दिया गया है। केंद्र सरकार को बाबा आदम जमाने के कानूनों को बदलने में 64 साल लग गए। आखिर क्यों? ये सवाल तो उनसे पूछा ही जाएगा। पर कानून बदलने से न केवल नौकरी पेशा लोगों को फायदा होगा, बल्कि व्यापारी वर्ग को भी लाभ होगा। नए कानून नए वित्तीय वर्ष 2026 से लागू होंगे और लोगों को कई तरह के झंझटों से भी मुक्ति मिलेगी। पेंशनर और नौकरी पेशा लोगों की सैलरी कम हो या ज्यादा, निजी सेक्टर में टॉप टू बॉटम नौकरी कर रहे युवाओं की सैलरी और पक्ष जो भी हो, उनका कैलकुलेशन बदलेगा। यहां आपको बताना लाजमी है कि अब स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट एक ही जगह पर देखा जाएगा। नए आयकर कानूनों से क्या क्या फायदे होंगे, उसकी छानबीन हम करेंगे। इस छानबीन में हमारे साथ नामचीन चार्टर्ड अकाउंटेंट और उत्तर भारत में ICAI के बड़े अलंबरदार अंकुर गोयल जी होंगे। गोयल जी, नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे सवालों का क्रम शुरू करते हैं। पहले हम नौकरी पेशा के लिहाज से नए कानूनों के प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। सर, एक चीज मैं आपसे मतलब सीधी पूछ रहा हूं, क्या नए कानून में स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट और को एक ही स्थान पर सूचीबद्ध किया गया है क्या? जी सर, अगर हम इसको एनालाइज करें तो पहले जो ये सुपर एन्युएशन फंड, लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी, ये जितने तरीके के भी अलाउंसेस जो मिलते थे वो सारे मेन सेक्शंस में टैक्सेबल होते थे। अच्छा। अब गवर्नमेंट ने इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर कंप्यूटेशन के लिए, बेटर समझने के लिए इनको मेन धाराओं से हटा के एक अलग शेड्यूल्स बना दिए हैं। उस शेड्यूल्स में इनको अलग डिफाइन कर दिया गया है। अच्छा। तो शेड्यूल में डिफाइन करने के बाद अब सहूलियत ये होगी कि जब कैलकुलेशंस होंगे उसमें, अगर मान लीजिए हमारे इनकम टैक्स एक ऐसा एक्ट है जिसमें चेंजेस टाइम टू टाइम आते रहते हैं, ठीक है, जिसको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, सेक्शन सेम होते हैं, उसके इंटरप्रिटेशंस अलग होते हैं, क्योंकि हर एक की सिचुएशन, हर एक के एनवायरनमेंट में जो कैलकुलेशंस है वो अलग होते हैं। तो इसी चीजों को आसान बनाने के लिए मेन सेक्शन में चेंज करना आसान नहीं था। अगर एक मेन सेक्शन कोई होता था, उसको हमको चेंज करना पड़ता था, तो हमको पूरा बिल लाके उसको अप्रूव कराना पड़ता था। शेड्यूल्स में चेंजेस अकॉर्डिंगली हम इजिली चेंज ला सकते हैं। हमारे जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो इजिली उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों को मेन सेक्शन से हटा के अब शेड्यूल्स में कैटेगराइज कर दिया गया है। इससे सर आसानी क्या होगी नौकरी पेशा के लोगों को, और जिनकी पेंशनर 1 लाख से ऊपर है पेंशन, उन पेंशनर्स को, उनको क्या लाभ होगा? मैं ये जानना चाह रहा था। रिटर्न तो भरना ही है जी। अगर मैं बहुत एनालिसिस करूं और मैं ये बताना चाहूं कि लाभ तो आज सच इनकम टैक्स एक्ट जो चेंज हो रहा है इसमें अभी लाभ की मैं कोई बात नहीं कर सकता। कारण उसका ये है कि जो भी रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो एक्ट है, वो शॉर्ट कर दिया गया है, समराइज कर दिया गया है, बेटर प्रेजेंटेशन कर दिया गया है, लेकिन चीजों में बहुत चेंज नहीं किया गया है अभी। अगर हम बात करें, जो पेंशन है वो जितनी पहले मिलती थी, टैक्सेबल होती थी, अभी भी उसी हिसाब से मिलेगी और उसी हिसाब से टैक्सेबल होगी, चाहे ग्रेचुटी हो, चाहे सुपर एन्युएशन हो। तो ये अभी जैसे लोगों को मिलते थे, जिस हिसाब से एग्जेम्प्ट होते थे, आगे भी अभी उसी हिसाब से मिलेंगे, उसी हिसाब से ही एग्जेम्प्ट होंगे। तो लाभ आज सच कोई दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक बात है। मैं अंकुर साहब एक जानकारी और करना है। क्या कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1/3 या 25,000 रुपए, जो भी कम हो, तक बढ़ाया गया है क्या? नहीं, अभी मेरे हिसाब से जो इनकम टैक्स बिल जो प्रपोज था, जो बिल वहां पे रखा गया था, उसमें अभी 15,000 ही लिखा था। बहुत सारे संस्थाओं ने इस पे वहां पे रिक्वेस्ट की थी कि इसको बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन उस पे कंसिडरेशन हुआ है एग्जैक्ट या नहीं हुआ है, ये अपडेट हम आपको तब दे पाएंगे जब हमारे पास एक्ट की कॉपी सामने आ जाए। अभी एक्ट हम लोगों के सामने पब्लिश नहीं है, इसलिए उस फिगर पे अभी कोई कमेंट करना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। अभी जो बिल था उसमें 15,000 ही लिखा था, 1/3 या 15,000 जो भी हो कम।
अंकुर साहब, कयास तो लगाए जा रहे थे कि 25,000 है, लेकिन अब आपने बिल्कुल क्लेरिफिकेशन कर दिया है कि नहीं, अभी इस पर संशय की स्थिति है, अभी इसको एग्जैक्ट ना माना जाए कि 25 है, अभी हम 15,000 ही मान के चलेंगे। एक चीज तो चलिए, आपने बहुत सारी चीजें स्पेसिफाई भी कर दी हैं। मैं एक बार और अंकुर जी आपसे आना, क्या टैक्स पेयर चार्टर को शामिल किया गया है, इससे करदाताओं के अधिकार मजबूत होंगे क्या? आपको ऐसा लगता है क्या? अगर ठीक है, जो चार्टर आज किया गया है, सिटीजन चार्टर, वो एक अच्छी पहल है। इसमें लेकिन अगर हम इनकम टैक्स के एनालिसिस करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो पहले भी इसको फॉलो करता था। हम अगर चार्टर को समझने की कोशिश करें तो उसमें ये लिखा है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, वो ऑनेस्ट हैं, वो सारी चीजें टाइमली करते हैं, वो सारी चीजें सही से डिस्क्लोज करते हैं, वो जब कोई डिस्प्यूट होता है तो हमारे पास सेटलमेंट के लिए आते हैं, जब वो अग्रीव्ड होते हैं तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, अननेसेसरी वो कंप्लेंट्स नहीं करते हैं। ये सारी चीजों को इनकम टैक्स पहले भी फॉलो करता था। हाँ, अब क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि उसको अलग से एक चार्टर बना दिया गया, उसमें सारी चीजें लिखी हैं, इससे हमारे लोगों का दायित्व अब और बढ़ जाता है। पहले तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे क्योंकि कहीं लिखा नहीं था। आज क्योंकि वो लिख गया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ जाती है, क्योंकि इनकम टैक्स ने लिख के दे दिया कि आप जो दिखाते हो, जो बताते हो, वो सही होता है। तो अब अगर हमारी तरफ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जाती है इनकम टैक्स को जो सही नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है अब मेरी दायित्व और मेरी लायबिलिटीज बढ़ जाती है कि यार मैंने जो दिखाया वो सही होना चाहिए। अच्छी बात आपने कही है। गोयल साहब, एक बात और, क्या क्रिप्टो संपत्तियों को अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा, जैसे नकदी है, सोना है और गहने हैं? जी सर, हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो है वो कई वर्षों से बुक्स में आ रही थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको प्रयास करता था निकालने का, बहुत सारे सर्च होते थे, बहुत सारे सर्वेज होते थे, और वहां पे या बहुत सारे नोटिस इश्यू होते थे। उसमें अगर कोई ऐसी किसी तरीके की इनकम होती थी जो उनको लगता है कि बुक्स में नहीं दिखाई गई है, उसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम ट्रीट किया जाता था। ये पहले भी प्रोविजन था, ये आज भी प्रोविजन है। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलरली वर्चुअल डिजिटल असेट की, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई या इस तरीके की चीजें, तो ये पहले भी थी अनडिस्क्लोज इनकम में, आज भी अनडिस्क्लोज इनकम में रहेंगी अगर हम उसको नहीं दिखाते हैं तो। प्रॉब्लम अभी ये थी कि इनकम टैक्स रिटर्न्स जो पीछे बने थे वो शायद इन सारे असेट्स के लिए नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट जो प्रोविजंस बनाती है, जो रूल्स बनाती है, जो एक्ट बनाती है, उसको बहुत सारे प्रोसेस से फॉलो होना पड़ता है, तब वो जाके रूल्स और बनते हैं, वो चीजें आ पाती हैं इम्प्लीमेंटेशन में। लेकिन जो डेवलपमेंट है ओवरऑल, सोशल डेवलपमेंट, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इंडियंस को बहुत तेजी से ये पता चल चुका था कि क्रिप्टो करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी होती है, और हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें हमारा पैसा बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, जल्दी बढ़ता है। तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट जैसे ही मौका मिला हम लोगों ने कर दिया। गवर्नमेंट को बहुत बाद में जाके पता चला कि ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं और ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाए। तो गवर्नमेंट ने पहले तो आपसे पूछा कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप डिक्लेयर कर दीजिए। तो अब डिक्लेयर करने का ऑप्शन कहीं रिटर्न फॉर्म्स में अलग से नहीं होता था, तो आपको किसी ना किसी एक पर्टिकुलर हेड में ही उसको डिक्लेयर करना पड़ता था। आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाते थे, आप उसको कुछ लोग कैपिटल गेन्स में भी दिखाते थे। तो अलग अलग लोगों का इंटरप्रिटेशन अलग होता था और अलग अलग जगह पे दिखाए जाते थे। गवर्नमेंट को उसमें रेवेन्यू लॉस होता था। तो गवर्नमेंट ने जब इसको एनालाइज किया, बहुत सारे नोटिस इश्यू किए, इसको स्टडी किया, गवर्नमेंट ने अपने यहाँ बहुत सारे अपडेट प्रोग्राम्स चलाए अपने इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए। उनको फिर ये एनालाइज हुआ कि हाँ, इसका एक अलग प्रॉपर कॉलम होना चाहिए और इसको किस तरीके से टैक्स किया जाना चाहिए। तो उन्होंने पिछले 2 सालों से अगर आप देखें तो रिटर्न फॉर्म में एक अलग से सेक्शन दे दिया था वर्चुअल डिजिटल असेट का, और उसकी टैक्सेबिलिटी भी अलग तरीके से होती है। जो बेटिंग और गैम्बलिंग है, जिसको अभी तक इंडिया में सबसे हाईएस्ट रेट पे टैक्स किया जाता था, उससे भी ज्यादा टैक्स वर्चुअल डिजिटल असेट पे किया जा रहा था। हाँ जी, अच्छी बात। और उसमें भी ये था कि अगर मान लीजिए आपका कोई लॉस है, आपने क्रिप्टो करेंसी
खरीदी और उसको बेची और उसका लॉस हुआ, और उस अगले साल या उसी साल में आपको किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट हुआ, तो आप उस लॉस को उस प्रॉफिट से सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। लॉस है अच्छा। उसको आप भूल जाइए, और जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको मैक्सिमम टैक्स देना ही पड़ेगा। हाँ, ये है। तो और बचने का रास्ता अब नहीं है गोयल साहब। अब सर, पहले बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जहां पे इन्वेस्टमेंट होते थे और गवर्नमेंट को पता नहीं चल पाता था। वहां पे जी। व्यक्ति बहुत सारे नहीं बता पाते थे, भूलवश हो सकता है, जानबूझ के हो सकता है। लेकिन अब जब गवर्नमेंट के टाइप्स बाहर के फॉरेन कंट्रीज में भी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं से रेगुलराइज होते हैं ये, जहां से रेगुलेट जी। होते हैं ये क्रिप्टो करेंसीज, वहां से इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई। और इंफॉर्मेशन जब इंडिया गवर्नमेंट के पास शेयर होना शुरू हुई, तो जी। अल्टीमेटली पेमेंट कहीं ना कहीं बैंक के थ्रू ही जा रहा है। जब वहां से ट्रेस किया गया, ट्रैक किया गया, तो सारी इंफॉर्मेशन इंडिया को आने लग गई। और अब सिर्फ रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं पॉसिबल है इंडिया के अंदर। तो गवर्नमेंट को सारी चीजें पता चलती हैं। और अब अगर आप कभी अपना एनालाइज करिए कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जब आप जाते हैं, तो वहां टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। आप वहां जी। जाके देखेंगे तो आपको क्रिप्टो करेंसी में जितना भी पैसा आपने डाला होगा या मिला होगा या गया होगा, वो सब वहां पे ऑलरेडी दिख रहा होगा। तो अब चीजें गोयल अपने साहब, आप बहुत एक चीज पारदर्शी हो गई हैं। नहीं, इसी से मैं क्लब कर रहा हूं एक सवाल भी। क्या इन संपत्तियों को विनियमित करने के लिए नए नियम इस नए आयकर कानून में कुछ जोड़े गए हैं? कुछ प्रावधान किया गया है क्या? कुछ कुछ हमें ऐसा जानकारी मिल रही है कि 4 नियम बनाए गए हैं ऐसे कुछ। क्या आपकी जानकारी में है क्या? सर, ये देखिए, इसको जो रूल्स बनाए गए हैं, मैंने आपको जैसे जी। बताया कि पुराने एक्ट में सेक्शंस में अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं था उतने आसानी से। तो ठीक बात कर। पहले कुछ नोटिफिकेशंस इशू करके इनको टैक्सेबल कराया गया था। अब उन नोटिफिकेशंस के बजाय इसको डायरेक्ट स्ट्रीमलाइन करते हुए सेक्शंस में बनाते हुए इसको टैक्स किया जाएगा। टैक्स ये ऑलरेडी पहले भी हो रहे थे पिछले 2 सालों से, और आगे भी उसी हिसाब से होंगे। ठीक बात है। गोयल साहब, एक चीज और इसी क्रम में हम आपके सामने थोड़ा बढ़ा रहे हैं। क्या नया आयकर अधिनियम करदाताओं के लिए कानून को समझने योग्य और अनुपालन करने में आसान बनाएगा? यह कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाएगा और अनुपालन बोझ को कम करेगा, जिससे व्यवसाय और व्यक्तियों को लाभ हो जाए। हमारी समझ से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा होगा। क्योंकि पहले जो इनकम टैक्स एक्ट था, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो किसी रेलेवेंसी के नहीं थे और उसमें पड़े हुए थे। आज की डेट में जो सेक्शंस डिफाइन किए गए हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से बनाई गई है, फ्रेम की गई है, जिसको समझना पहले से आसान हो गया है। ठीक कह आप रहे हैं। अगर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बहुत जगह मिलेगा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी सेक्शन। तो अब इस तरीके, ये ओवरराइडिंग सेक्शंस होते हैं। ये आगे वाले सेक्शन में लिखा होता है, तो पीछे वाले सेक्शंस को ओवरराइड करता है। तो बहुत कंफ्यूजन इस वजह से होते थे कि ऐसे जब लैंग्वेज यूज होती थी, तो हमको किस सेक्शन को ओवरराइड करते हुए सेक्शन को पढ़ना है, ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। अब जी। क्या जी। हुआ है कि गवर्नमेंट ने इसको बड़ा स्ट्रीमलाइन करके एक सिंपल सिंपल सेक्शंस में डाला है कि अगर इस तरीके की इनकम है तो ऐसे टैक्सेबल होगी, इस तरीके की इनकम है तो ऐसे टैक्सेबल होगी। चीजों को इजी बनाने की कोशिश की गई है। अब ये एक्ट आ जाए, एक्ट आने के बाद जब इम्प्लीमेंट होगा, तब उसके प्रॉस एंड कॉन्स पता चलेंगे। हो सकता है अभी भी जो वर्ड्स यूज किए गए हों, उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग निकलता हो, और जब इंटरप्रिटेशन अलग निकलता है चीजों का, तो आप समझ सकते हैं कि फिर टैक्सेबिलिटी में भी फर्क आता है। गवर्नमेंट भी उसको एनालाइज करते हुए अपने रूल्स अपडेट करती है। इसी वजह से हर साल जो है कुछ ना कुछ हम लोग अपडेट देखते हैं कि इनकम टैक्स में आता रहता है। ठीक कह रहे हैं। एक चीज और ये कि कानून को निश्चित तौर पे मुझे लगता है सरलीकरण किया गया होगा, लेकिन जो धाराएं पुराने कानून में थी, 819 धाराएं थी, उनको थोड़ा कट करके 536 कर दिया गया है। इससे आपको कितना फायदा देख रहे हैं? मतलब कॉम्प्लिकेशंस तो मुझे लगता है पहले में बहुत बहुत थे, उसको लेकर सभी जो इनकम टैक्स पेयर थे उनको सबको दिक्कत हो रही थी, और आप जैसे लोगों को तो खासी मुश्किल होती थी, पूरा स्टाफ रखना पड़ता था और ये सब सारी चीजें। आप क्या, आपको लगता है कि इतनी धाराएं कम होंगी तो उससे फर्क पड़ेगा क्या? सर, अगर प्रिसाइसली पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है।
कारण जी कि अगर हम एक फील्ड की बात करते हैं, अगर एक डॉक्टरी फील्ड की बात करते हैं, तो जो जी। डॉक्टर है वही एक्सपर्ट है। अगर मान लीजिए उसमें कोई नई मेडिसिन आती है तो डॉक्टर अपने आप अपडेट हो जाता है। हम्म सिमिलर ग्राउंड्स पे अगर इनकम टैक्स हम एक्ट की बात करें तो सर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो एक दूसरे को ओवरराइड कर रहे होते हैं। हम्म। एनालिसिस आपको तभी होती है जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो। अब ठीक। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी कि अगर हम इजी हो भी जाएगा तो उसमें प्रोविजंस हर साल कुछ ना कुछ अपडेट होते रहेंगे और जो हो सकता है हर एक की जानकारी में ना आ पाए। तो उसको देखते हुए चीजों को समझना, गहन विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। अब हम लोगों की अगर बात की जाए तो सर हम लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उस एक्ट को इतनी बार इतने अच्छे तरीके से पढ़ चुके होते हैं कि हम लोगों को सेक्शन अब रटे हुए थे। हाँ, अब ये जरूर है कि नए सेक्शंस आ गए हैं, चीजें बदल रही हैं, बहुत सारे कुछ वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। अभी जैसे एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का एक सेक्शन हुआ करता था जिसको हम जी। लोग सेक्शन 44 एडी या एडीए में ले जाते थे। 44 एडी होता था बिजनेस के लिए और 44 एडीए होता था प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ जी। पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे टैक्स लगता था। वहां पर 6%, 8% या 44 एडीए में 50% का रेट गवर्नमेंट ने दिया था और वहां जी। पे अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने एक वर्ड ऐड कर दिया था और एक्चुअल प्रॉफिट। ओ। ये 2 साल पहले 3 साल पहले अमेंडमेंट किया था। तो ऐसे केसेस में क्या होता था, अगर कोई व्यापारी जो 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा है और वो पूरा बैंक के चैनल से पूरा बिजनेस कर रहा है तो उसके पास ऑप्शन था वो 8% अपना प्रॉफिट दिखा के रिटर्न फाइल कर 6% प्रॉफिट दिखा के रिटर्न फाइल कर सकता था ठीक सर। आज। और अगर गवर्नमेंट ने जब वो सेक्शन में ऐड किया कि अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है तो उसको ज्यादा दिखाना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 2 साल पहले आया था जिसकी वजह से बहुत सारे नोटिस अब इशू हो रहे हैं। अब अगर हम नए एक्ट की बात करें तो नए एक्ट में जो वर्ड यूज किए हैं वो है प्रॉफिट क्लेम्ड टू हैव बीन एक्चुअली अर्न्ड। इन्होंने ओ। वर्ड यहाँ पर एक पूरा चेंज कर दिया और सेक्शन 58 बना दिया इसको और इसमें साफ शब्दों में लिख दिया कि जो आपका एक्चुअली अर्न प्रॉफिट है आपको वो दिखाना है। तो कहीं अब एक तरफ अब कॉन्ट्राडिक्टरी बात कहां पे आती है, हम बात जी। करते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की। हाँ। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब हो गया हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना रहे और एक सर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज दिखा के अपना रिटर्न फाइल कर दे रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। आज अगर हमको एक्चुअल प्रॉफिट पता करना होगा तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनानी पड़ेगी, हम तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट हाँ दिखा पाएंगे। तो ये कुछ हाँ। चीजें ऐसी हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ये एक्ट आने के बाद इसको एनालाइज करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजों को लेना है और फिर किस तरीके से आगे बढ़ना है। अच्छी बात आपने की, मतलब वो परफेक्ट एनालिसिस का आपने कर दी इसको। हालांकि अभी ऑफ एंड है, अगर एक्ट हम लोगों को पूरा क्लियर कट आ जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो फिर सारी चीजें फिर एसेस करने में और आसानी होगी। एक बात हम और आपसे कर रहे हैं कि इसमें तमाम सारी बातें कही गई कि अध्याय जो थे वो 47 थे, उसे घटा के 23 कर दिया गया। शब्दों की संख्या 5.12 लैक्स थी, उसको कम करके 2.6 लैक्स कर दी गई है। आपको क्या लगता है, मतलब इनकम टैक्स कानून को समझना आसान अब हो गया है क्या? पहले क्या बहुत टेक्निकलिटीज थी? क्या बहुत सारा आपको ऐसा लगता था कि हाइपर है हो रहा है और आम आदमी की रीच से बाहर है वो समझना? जी मैं आपको प्लीज। बताऊं, पहले अमेंडमेंट जो होते थे वो इस तरीके से होते थे कि सेक्शंस ऐड होते जाते थे, जी। पीछे वाले सेक्शन चेंज नहीं हो पाते थे। तो हाँ। क्या हो अच्छी रहा था बात है। कि जब जब हम सेक्शन ऐड कर रहे हैं और उसमें कोई नई चीज हमारे सामने आई, पहले हम बात करते हैं सेक्शन 44 एडी की। तो जी। पहले सिर्फ बिजनेस उसमें एडेड था, तो सेक्शन 44 एडी ऐड किया गया और ये बताया गया कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और ठीक वो कह रहे हैं। आसानी से अपना एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 6% या 8% दिखा के अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक। गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन पहुंचे कि सिर्फ ये व्यापारियों को सुविधा क्यों दी जा रही है, प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, चार्टर्ड हाँ। अकाउंटेंट्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, ये लोग भी तो छोटे होते हैं, क्या हम इनको प्रेशराइज करें कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाए? तो गवर्नमेंट ने जब इसको एनालाइज किया तो एक सेक्शन ऐड किया, सेक्शन 44 ए डी ए, और अच्छा। उसमें लिखा कि जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स की डेफिनेशन दे दी
लेकिन प्रोफेशनल्स की डेफिनेशन में कुछ प्रोफेशनल्स को एक्सक्लूड किया गया और ये लिखा गया कि पीछे एक सेक्शन में जाके आप पढ़िए कि किनको एक्सक्लूड किया गया है। अब ये जो तरीके थे वो ऐसे जी इसलिए थे क्योंकि नए सेक्शन को अगर ऐड कर रहे हैं और यहां पे हम बार बार लिखते कि कौन से प्रोफेशनल्स को हटाया गया है तो रिपीटिशन बहुत बढ़ जाता। लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्या आती थी एनालाइज करने में, अब अगर हम सेक्शन 44 एडीए पढ़ रहे हैं और हमें यह देखना है कि कौन से प्रोफेशनल इसमें शामिल नहीं है और उसका रेफरेंस दिया गया है सेक्शन 44 डबल ए में, तो हमें क्या जी करना पड़ता था, अब यहां से कूद के जाना पड़ता था सेक्शन 44 डबल ए में और वहां जाके हाँ पढ़ना पड़ता था कि किनको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है और किनको नहीं बनानी। अब जब चीजों को इजी किया गया तो जो ऐसी जी रेपिटेटिव चीजें थी, हमको जो पुराने सेक्शंस को रेफर करना पड़ता था, पुराने वर्ड्स को रेफर करना पड़ता था, इनकम टैक्स रूल्स को रेफर करना पड़ता था, उन चीजों को स्ट्रीमलाइन किया गया और स्ट्रीमलाइन करके अब एक ही जगह पे सारी चीजें लिख दी गई जिससे कि समझने में थोड़ा सा आसानी हो। अब मैंने जैसे बताया कि ये अगर जब एक्ट आ जाएगा हम लोगों के सामने और एक बार जी हम उस एक्ट को जब पढ़ेंगे तो हमारे लिए शायद ये और आसानी होगी बताना कि इसका एक्चुअली सबके लिए क्या बेनिफिट है या बेनिफिट नहीं है। गोयल साहब एक चीज अब जानना चाह रहे थे, ये तो चेंज तो कर ही दिया है उन्होंने कानून को, अब तो मंजूरी भी मिल गई है। ओवरऑल अगर हम स्टेप बाय स्टेप उसको एनालाइज करें तो आपका फोकस किन किन प्रॉफिट्स, क्या क्या लाभ होंगे इसके, आपको क्या दिख रहा है प्राइमा फेसी, आपको क्या दिख रहा है कि बेसिक्स क्या आपको लाभ होने जा रहे हैं? अगर हम सर बिल्कुल स्पष्ट लाभ की बात करेंगे सर, मुझे नहीं लगता कि इससे एज सच कोई किसी को लाभ मिलेगा डायरेक्टली। जी हाँ, इतना जरूर है कि एक्ट को समझना आसान हो जाएगा प्रोफेशनल्स के लिए भी एज वेल एज जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं, उनको अगर वो एक्ट पढ़ते हैं तो उनको जो कॉम्प्लिकेशंस पहले होते थे समझने में चीजों को, अब शायद उतनी दिक्कत ना आए। लेकिन इस नए एक्ट के आने से अगर हम ये समझें कि हमें रिटर्न फाइलिंग में कुछ आसानी हो जाएगी या हम इसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएंगे, तो ऐसा इस एक्ट का कोई पर्पस नहीं है। इस एक्ट का ठीक कह रहा हैं। पर्पस सिर्फ ये है कि जो कुछ पुराने सेक्शंस थे जो ऑब्सोलीट हो चुके थे, जैसे वेल्थ टैक्स अबॉलिश हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन वो जी बुक्स में उसके सेक्शंस थे, तो आप उन सेक्शंस को हम पढ़ते तो थे ही लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं थे, तो आप ऐसे हो गए। दूसरा एक फ्रिंज बेनिफिट टैक्स होता था। फ्रिंज हाँ बेनिफिट टैक्स में हम लोग को जो लोग सैलरीड होते थे उनको कोई सर्विसेज या बेनिफिट्स उनके एम्प्लॉयर से मिल रहे होते थे, तो वो अलग फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के सेक्शन में जाके टैक्स होते थे। गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया था, इसको अलाउंसेस में कन्वर्ट कर दिया था और डायरेक्ट सैलरी में जोड़ के उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। जी तो और उस पर कुछ डिडक्शंस भी अलाउ कर दिए गए थे, तो वो ज्यादा आसान हो चुका था। लेकिन फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के जो सेक्शंस थे वो भी उसमें ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो उनका भी ऐसे ऐसे बहुत सारे सेक्शंस थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एक था। जो अच्छा कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने शेयर होल्डर्स को, वो सेक्शन भी ऑब्सोलीट कर दिया गया था। उसका कारण ये था कि जब कंपनीज प्रॉफिट अर्न करती थी, जी प्रॉफिट अर्न करने के बाद पहले इनकम टैक्स पे कर देती थी, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता था टैक्स हाँ देने जी के बाद उसको अपने शेयर होल्डर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करती थी तो उस पे भी 18 18.5% टैक्स देती थी दोबारा से। और जो शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता था उस पे उस वक्त कोई टैक्स नहीं होता था। गवर्नमेंट ने इसका रूल चेंज कर दिया और गवर्नमेंट ने सिंपली ये कर दिया कि अगर कंपनी ने एक बार टैक्स दे दिया है तो उसको जब डिविडेंड की तरह दोबारा बांटा जाएगा तो उस पे टैक्स जी देने की जरूरत कंपनी को नहीं है। हालांकि इसमें चेंज करते हुए उस डिविडेंड को जो शेयर होल्डर को मिल रहा है उसकी जरूर टैक्सेबिलिटी में ऐड कर दिया था कि उसको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी और उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक बात है। तो अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऐसे सेक्शंस भी हटा दिए गए। ठीक कह रहे हैं गोयल साहब, अगर हम ओवरऑल एज्यूम करें या इसको अगर हम एनालाइज भी करें तो आपको क्या लगने जा रहा है कि जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था उसको बहुत इजी किया गया है, अगर हम ये इजी शब्दों में चाहें तो क्या आपको लगता है यही है? इसमें सर एक्ट का कोई बहुत रोल नहीं है। अगर हम ओवरऑल इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम जी टैक्स ने सरलीकरण बहुत करा है।
अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाते हैं और जो जी। इनके रिटर्न फाइलिंग का सिस्टम है, अगर आप उसको ही एनालाइज करिए तो आप देखेंगे कि पहले से चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। इसकी वजह से रेवेन्यू भी बढ़ा है गवर्नमेंट का। बहुत बहुत सारी चीजें पहले छूट जाती थी। एक कोई भी व्यक्ति जिसके मान लीजिए 6 सेविंग बैंक खाते हैं और जी। उसके हर खाते में थोड़ा थोड़ा अमाउंट पड़ा है, वो जनरली दो ऑपरेट करता है। तो वो जब रिटर्न भरता रहा तो वो दो का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखा देता था और बाकी जो बचे चार हैं वो भूल जाता था, छूट जाते थे। जी। लेकिन अब क्योंकि वो सारे बैंक्स इनकम टैक्स को अपना डेटा भेज रहे हैं रिटर्न्स में, तो अब क्या होता है जब आप अपना लॉगिन करते हो तो आपको वहां 6 बैंक खाते के इंटरेस्ट दिख रहे होते हैं। तो जी। आपको अब ये जो भूल वाली प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। आपको वहां हाँ। देखना है कि हाँ मेरे ये 6 खाते थे, इन 6 खातों में इतना ब्याज मुझे मिला था। वो सीधा सिंपल जाके उस सेक्शन में ऐड हो जाता है और उसके ऊपर टैक्स निकल आता है। तो इस तरीके से चीजें अपने आप सरल हो गई हैं। अब रिटर्न फाइलिंग कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आप जी। इनकम जी। टैक्स की वेबसाइट पे खुद चाहें तो अपना रिटर्न भर सकते हैं, ठीक आसानी से बात भर है। सकते हैं और बहुत सारे लोग भर रहे हैं आज की डेट में। ओवरऑल अगर हम आपसे जानना चाहें तो ये नए कानून को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? अगर सरलीकरण की बात की जाए तो मैं 7 नंबर दूंगा। लेकिन अगर मैं हाँ। चेंज की बात करूं कि इसके इससे कुछ जी। बहुत फर्क पड़ जाएगा लोगों के ऊपर, तो उस कंडीशन में मैं 3 नंबर दूंगा। हाँ। गोयल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छी जानकारियां हम लोगों ने मुझे मुझे लगता है कि नए आयकर कानून पर स्पेसिफिक डिस्कशन किया है और मुझे लगता है पब्लिक को भी इस बात पर अवेयर हो जाना चाहिए कि बहुत चीजें बदल नहीं रही हैं, केवल वो जो झंझावात है उसमें हो सकता है कमी आ जाए। तो आपका थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर साझा करें। नमस्कार।